बस्तर में 31 मार्च तक जो माओवादी हैं मुख्य तौर पर वो लगभग वापस आ चुके थे और सरकार ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक सारे माओवादियों को वापस लाने में वो सफल हो जाएगी या उन्हें खत्म कर देगी जो माओवादी नहीं आ पाए। ऐसे में अब वापस आने के बाद माओवादियों की जिंदगी को मुख्यधारा में और विधिवत पटरी में लाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। इसी कोशिश में आज वो माओवादी जिनके आने वाली पीढ़ी को लेकर उनके मन में काफ़ी शंकाएँ थी, उनको लेकर एक सुखद खबर सामने आई है। क्या है मामला, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल माओवादी संगठन का एक नियम था। नियम ये था कि माओवादी संगठन से जो भी जुड़ेगा वो अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाएगा, जिसके पीछे वजह थी हर किसी को जंगलों में रहना है और जंगलों में रहकर अगर वो अपने परिवार को बढ़ाने पर ध्यान देने लगेगा तो संगठन कैसे चलेगा, ये तर्क भी माओवादियों का हुआ करता था। और इसी वजह से जो भी व्यक्ति माओवादी संगठन से जुड़ता था और उसका सक्रिय कार्यकर्ता होता था तो उसकी नसबंदी करा दी जाती थी। हालांकि एक पुरानी कहानी है और इस कहानी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक पुराने माओवादी लीडर ने बताया था कि किसी समय में कैसे रमन्ना शादी के नाम पर नाराज़ हो गए थे और संगठन छोड़कर वापस चले गए थे और फिर जब उन्हें मना कर वापस भेजा गया संगठन में उनके भाई और भाभी के द्वारा, तब फिर उन्होंने अपनी पसंद की महिला से, जो कि महिला कैडर थी, उनसे शादी की और आगे चलकर संगठन में ही उनका बच्चा भी हुआ जिसका नाम रंजीत रखा गया। हालांकि रमन्ना की मौत के बाद फिर उनकी पत्नी और उनके बच्चे ने मुख्य धारा में वापस लौटने का फैसला किया और इस वक्त वो तेलंगाना में समर्पण कर मुख्य धारा में। लेकिन यह स्थिति सभी के साथ नहीं थी। माओवादियों के जो कैडर हैं उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कई ऐसे कैडर हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि संगठन में जुड़ने के बाद उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। शादी को लेकर हालांकि पहले माओवादी संगठन में इस बात को लेकर एक मत नहीं थे सभी और ना ही सहमति हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे माओवादी संगठन में इस बात को लेकर फैसला लिया जाने लगा कि अगर संगठन के अंदर ही कोई कैडर दूसरे महिला कैडर से प्रेम करता है या एक दूसरे से शादी करना चाहता है तो उसे संगठन बाकायदा इजाज़त दिया करता था, लेकिन उस पर शर्त होती थी कि उसकी नसबंदी करा दी जाएगी ताकि वो बच्चा ना पैदा कर सकें और सभी इस शर्त को मानते भी थे। हालांकि कुछ एक ऐसे भी माओवादी हैं जिनकी नसबंदी किसी कारणवश से नहीं की जा सकी थी, लेकिन अधिकतर माओवादी कैडर के जो पुरुष माओवादी कैडर हैं उनकी नसबंदियाँ हुआ करती थी और ये नसबंदी जंगलों के अंदर माओवादी कैडर के जो डॉक्टर हैं, जो माओवादियों के द्वारा ही प्रशिक्षित किए जाते थे, उनके द्वारा की जाती थी। कई माओवादी डॉक्टर हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कई कैडरों की नसबंदियाँ की हैं और सभी नसबंदियाँ सफल रही हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि जब हमारी सरकार के द्वारा नसबंदी की जाती है तो वो नसबंदी फेल हो जाती है, जो कि सारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ की जाती है और प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ की जाती है, उनके मार्फत की जाती है। लेकिन जंगलों में कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे माओवादियों के डॉक्टर भी सफल सर्जरी करने में सफल हो जाते हैं जंगलों के बीच, कम व्यवस्थाओं के बीच। खैर, इस पर बाद में बात कर लेंगे। जो सुखद खबर है वो बताता हूँ। दरअसल जब माओवादी संगठन में कैडरों की नसबंदी की जाती थी तो अब जब वो माओवादी कैडर वापस लौट आए हैं, मुख्य धारा में लौट आए हैं और फिर से आम जनजीवन के साथ मिलकर आम जीवन जीना चाहते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या थी कि उनका परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उनकी तो नसबंदी कर दी गई है। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने इस पर भी आगे प्रयास किया है और कदम बढ़ाया है। दरअसल कुछ डॉक्टरों से संपर्क किया गया और उनसे बातचीत की गई, इस समस्या को रखा गया, तो कई डॉक्टरों ने इस पर समाधान बताया और बताया कि उनकी नसबंदी को बहुत सुरक्षित तरीके से वापस रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा बहुत सारे सरेंडर माओवादियों की जांच की गई और जांच करने के बाद फिलहाल प्राथमिक तौर पर 60 माओवादियों का चयन किया गया। इसके लिए डॉक्टरों की टीम महाराष्ट्र और गुजरात से जगदलपुर पहुंची हुई है और इस टीम के द्वारा आज जगदलपुर के महारानी अस्पताल में लगभग 30 की संख्या में माओवादियों की नसबंदी को रिवर्स करने या खोलने का काम किया जा रहा है। और डॉक्टरों की टीम ने बताया कि एक सप्ताह के बाद फिर उनकी दूसरी टीम आएगी जो 60 में से बाकी बचे माओवादियों की भी नसबंदी खोलने का काम करेगी। इस दौरान 2 माओवादियों ने अपना बयान भी दिया। क्या कहा है सुनिए और उन्होंने अपना अनुभव बताया। मेरा नाम शंकर मुखिया। मैं 2008 में हमारे पार्टी के नियम है कि नसबंदी करने के बाद शादी करनी।
उसके बाद फिर शादी करे तो मैं बाल बच्चे में कितनी समस्या हो जाए, इस कारण से हम नसबंदी कर दी शादी कर 2018 में। यहाँ आए हैं और वो नजदीक आ रहा है। जी क्या करना है आप वहाँ पे? मेरे नसबंदी खुलाने के बाद फिर बाल बच्चे आए तो लेने के लिए तो मेरे को सरकार दिया तुम वहाँ पे, इसलिए तुम आत्मसमर्पण करने के बाद मैं नसबंदी खुलाएंगे, फिर बाल बच्चे होना चाहिए। अच्छा, घर में रहेंगे आप? हाँ घर में रहेंगे तो कुछ नहीं करना, घर में रहते जो हमारे माँ बाप सब परिवार के साथ जमीन के साथ खेती बाड़ी करना। या बच्चा होता है तो क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनेंगे तो खेती बाड़ी करने से फिर अगले दिन क्या हम खत्म हो गए तो हमारे बच्चे भी रहेंगे ना, कैसे हैं उनको क्या बनाना चाहेंगे? इसलिए पढ़ा लिखा करेंगे तो तक किसी उसका हिसाब से क्या टीचर बनेगा क्या पता है इसका अगले के दिन के भविष्य में हमारे आपकी क्या इच्छा रहेगी, क्या बनाना चाहेंगे? हम कुछ नहीं अच्छा नहीं, हम पहले इसके कारण से हम घर जाएंगे तो हम सरकार के साथ भी बात किए थे, हम लोग घर जाके जिएंगे खेती बाड़ी करेंगे, इसमें हम फिर नसबंदी खुलाएंगे, हमारे बच्चे भी उसको पढ़ा लिखा करेंगे, तब उसको कोई टीचर बनेगा कोई अधिकारी बनेगा जब उसका अगले दिन के भविष्य में पीढ़ी को काम करेंगे। मेरा नाम राजू सलाम उत्तर बस्तर कांकेर डिवीजन का सचिव था। आपने कब नर्सरी ज्वाइन किया था, कब आपका मैं 2003 में पीपुल्स पार्टी में ज्वाइनिंग किया था और 2010 में मेरा नसबंदी मैं करवाया था और 15 नवंबर 2025 में जगदलपुर मुख्यालय में पुनर्वास किया। आज के हॉस्पिटल किससे आए हैं? हाँ मैं हॉस्पिटल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मैं नसबंदी खुलवाने के लिए जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल में आया था। शादी कब हुई? शादी 2009 में शादी की थी। बच्चे हैं आपके? अभी बच्चे नहीं हैं, मैं खुद ही नसबंदी किया था, इसलिए मैं जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल में आकर फिर नसबंदी खुलवा रहा हूँ। तो सुना आपने, ये शंकर हैं और जो कि डीवीसीएम थे, जो पापा राव के साथ वापस लौटे थे, और दूसरे हैं राजू सलाम जो कि उत्तर बस्तर में सक्रिय बड़े स्तर के माओवादी नेता हैं। इनकी भी नसबंदी करा दी गई थी। जब ये मुख्य धारा में लौट आए हैं तो अब इनका सोचना है कि जब मुख्य धारा में आ गए हैं तो मुख्य धारा की तरह जीवन व्यतीत किया जाएगा, और नसबंदी खुलवाने को लेकर इनकी सहमति भी थी। साथ ही साथ ये काफ़ी आंतरिक तौर पर प्रसन्न भी नज़र आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि वो माओवादी नेता जिनके द्वारा इस तरह की नियम चालू करवाए गए थे, उनका क्या फैसला है, क्या वो भी बड़े लीडर्स, क्योंकि अभी तक किसी बड़े लीडर की नसबंदी हुई थी या नहीं हुई थी, या अगर उनकी नसबंदी हुई है तो क्या उनकी नसबंदी वापस खोली जाएगी या कब तक खोली जाएगी, इसको लेकर हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन माओवादी संगठन का ये भी एक कड़ा नियम था जो हर किसी को जानना चाहिए कि अगर आप संगठन में रहेंगे तो फिर आप परिवार से दूर रहेंगे, फिर आप परिवार को लेकर नहीं चलेंगे। खुद मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हरिभूषण जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, जब उनकी मौत हुई थी, मैं उनके घर पहुंचा हुआ था उनके घर की स्थिति को देखने, तो पता चला कि हरिभूषण जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे वो कभी भी अपने घर लौट कर नहीं गए, और साथ ही साथ जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था उनके सामने भी उन्होंने यह शर्त रखा था कि अगर उनसे विवाह करना है तो उन्हें भी संगठन ज्वाइन करना पड़ेगा और वो आगे बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये संगठन का सबसे कठोर नियम है जिसका पालन हर किसी को करना होता है। संगठन में ऐसी कई कठोर नियम थे जिसका पालन करते हुए माओवादी जंगल में अपना समय व्यतीत करते थे, लेकिन अब वो वापस लौट कर आ गए हैं, तब उन नियमों से उनका कोई वास्ता नहीं है और अब वो लोकतांत्रिक तरीके से जीना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से मुख्य धारा में जीने के लिए सरकार उनके लिए ये पहल कर रही है। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पे मुझे लगता है बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मुख्य माओवादियों के नसबंदी को खोला जा रहा है तो सभी माओवादी खुश हैं। बहुत सारे माओवादी हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है जो सरकार के रवैये से काफ़ी नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जल्दबाजी होगी उन माओवादियों के नाम का जिक्र करना, लेकिन माओवादियों का कहना है कि सरकार ने जो रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करने की बात कही थी और उन्हें तमाम सब्ज बाग दिखाए थे, वो सभी झूठे प्रतीत हो रहे हैं। अगर उन्हें पहले पता होता तो जंगल में मर जाना ही बेहतर था वापस लौटने से।
कई माओवादियों ने मुझे पत्र भी भेजा है और कई माओवादियों ने अपनी व्यथा भी मुझ तक बताई है। वो माओवादी जो अब पूर्व माओवादी हो चुके हैं, जो अब मुख्य धारा में लौट आए हैं, स्वस्फूर्त अपनी मंशा से, अपनी मर्जी से, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि लौट आएंगे तो उनके जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये प्रयास भी काफ़ी सकारात्मक है, लेकिन वो माओवादी जो दुखी हैं, जिन्हें लगता है कि वादे पूरे नहीं किए जा रहे, मुझे लगता है कि सरकार को उन पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे माओवादी वापस लौट कर आ गए हैं तो समस्या समाप्त हो गई है, क्योंकि आने वाले समय में अगर माओवादियों को लगेगा कि सरकार अपने वादे से फिर से मुकर रही है, तो ऐसा ना हो कि हथियार ना सही, लेकिन यही माओवादी फिर से दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने लगे। जो भी हो, मुझे लगा कि ये नसबंदी वाली खबर आप तक पहुंचाऊं, आपको इसके बारे में रूबरू करवाऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। और जो माओवादी नाखुश हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार वादे से मुकरती नज़र आ रही है, उनकी बात भी समय आने पर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि अब वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, हथियार रख दिए हैं और हमने जिम्मेदारी भी निभाई थी कि आप वापस चलें तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, आप मारे नहीं जाएंगे। तो अभी भी जिम्मेदारी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे लगता है कि उनकी बात भी हमको हर किसी के सामने रखनी होगी। ये नसबंदी खुलवाने की खबर अगर आपको लगता है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।